नमस्कार साथियों, सूर्यनगर यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग हायर जुडिशरी की। हायर जुडिशरी का जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपको एक आर्बिट्रेशन एक्ट मिलता है, जैसे राजस्थान एडीजे में भी आता है, दिल्ली में भी आता है। दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम देने जाते हो ना, तब भी आपको आर्बिट्रेशन एक्ट मिलता है। इसके अलावा 2-3 जुडिशरी हैं जहाँ पे आपको आर्बिट्रेशन एक्ट मिलता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में मिलेगा आपको। आप आर्बिट्रेशन एक्ट के लिए जाओगे तो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, बाकी सब जुडिशरी में नहीं होता है। पहले राजस्थान आरजेएस में भी आर्बिट्रेशन हुआ करता था, अब तो हटा दिया गया है, बट एडीजे में आपको मिलता है। लेकिन इन सबसे ऊपर जब आप कोर्ट प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने जाते हो तो आर्बिट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इन दिनों आर्बिट्रेशन को प्रायोरिटी भी दी जाती है। आर्बिट्रेशन के लिए भी आपके पास 2 तरह के रहते हैं, एक परमानेंट होता है, एक टेम्पररी भी होता है। अब तो जगह जगह परमानेंट आर्बिट्रेशन के लिए भी बने हुए हैं। जब भी सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, तो सिविल सूट का सेक्शन 89 मतलब सीपीसी में जब जाओगे आप तो सेक्शन 89 आता है, सीपीसी सेक्शन 89। तो एक प्रायोरिटी दी जाती है कि यदि आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट की बार भी सेटलमेंट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि वो डेट मतलब तारीख पे तारीख से बचा जा सकता है और लेंदी प्रोसीजर से आप बच सकते हो, तो वहाँ जाके आप कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन 89 है ये भी राजस्थान एडीजे के अंदर आया हुआ था। एडीजे 2025 के एग्जाम में आया और आर्बिट्रेशन से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, जब आप एडीआर में जाते हो तो ऑर्डर नंबर 10 जो हमारा सीपीसी का है, ऑर्डर नंबर 10 रूल नंबर 1A 1B और 1C है। जब भी आप सेक्शन 89 पढ़ते हैं तो आपसे अक्सर लोग कहते हैं कि भैया ये क्या प्रोसीजर है, ये एडीआर है। क्या बोलते हैं, ये एडीआर है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लेकिन जब सेक्शन 89 पढ़ोगे तो आपको एडीआर के बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप सीपीसी के अंदर ऑर्डर नंबर 10 के अंदर जाओगे, रूल 1 देखोगे तो वहाँ पे आपको एडीआर लिखा हुआ दिखेगा। अब यहाँ इस सेक्शन 89 और इस सीपीसी के ऑर्डर कब अप्लाई होंगे, जब आप आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 8 में जाओगे। जब आप आर्बिट्रेशन के सेक्शन 8 में जाओगे, आर्बिट्रेशन का सेक्शन 8 कहता है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप जब सिविल सूट लेकर आते हो तो आप उसी समय कह सकते हो कि साहब हमारे जो है दोनों पार्टी के बीच में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्लोज भी डाल रखा है कि जब भी आपके मेरे बीच में झगड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे कोर्ट में जाने के बजाय आर्बिट्रेशन के पास चले जाएंगे। ये हमारे उसमें लिखा हुआ है। बट कोई पार्टी नहीं मानती है तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो, यानी सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले भी आप आर्बिट्रेशन के लिए मूव कर सकते हो और सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद भी आप आर्बिट्रेशन के लिए मूव कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है आर्बिट्रेशन के पास जाने के लिए, सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले भी और सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद भी, दोनों टाइम में आप आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। इसका मतलब पेंडिंग केसेस में, इसका मतलब ये हुआ कि पेंडिंग केसेस में भी आप क्या कर सकते हो, आप आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। तो ये एक सबसे अच्छी बात आपको पता चल रही है कि आप ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी, यानी सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद भी आप आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो और सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले भी जा सकते हो। सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले कभी भी जा सकते हो, आप फ्री हैं, और पेंडिंग केसेस में सेक्शन 8 में जा सकते हो। अब अगला सवाल सुनो। मान लीजिए आप सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले चले गए या फिर सूट इंस्टीट्यूट की पेंडेंसी में चले गए और आर्बिट्रेशन से आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ, कंसिलेशन से आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ, लोक अदालत से आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ, जबकि आप गए पर बात नहीं बनी, तो क्या आप दोबारा उसी मैटर पर आप वापस कोर्ट में आ सकते हो, या कोर्ट में जो मैटर स्टे हो रखा उसको वापस कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर उस पर रेस जुडिकेटा लग जाएगा। तो याद रखना, फिर से आ सकते हो, कोई रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। यदि वहाँ आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है, सेटलमेंट नहीं होता है, बात नहीं बनती है, तो आप दोबारा कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हो। तो इसलिए डरना मत कि वहाँ कुछ नहीं हुआ तो केस खारिज हो जाएगा। आपका सूट कहीं डिसमिस नहीं होगा, आपका सूट कहीं पर भी रिजेक्ट नहीं हो सकता, आप दोबारा आ सकते हो। तो ये प्रैक्टिकली चलता है। फिर आर्बिट्रेशन का आता है डिसीजन। आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन आता है उसे बोलते हैं अवॉर्ड। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन की डिसीजन को बोलते हैं अवॉर्ड। ये क्या था, तो सुनिए, मेरे मुंह से एक शब्द निकला, डिसीजन। आइए इसी डिसीजन पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नॉलेज आपको होना चाहिए। हम जब डिसीजन की बात करते हैं तो ये डिसीजन के अलग अलग रूप हो जाते हैं। जब क्रिमिनल मैटर में डिसीजन आता है तो वो आगे जाके बन जाता है आपका जजमेंट। जब सिविल मैटर में डिसीजन आता है तो वो बनता है जजमेंट, और वो जजमेंट डिनोट करता है आपके डिक्री को और आपके ऑर्डर को। और जब यही डिसीजन आता है आपके पास ट्राइब्यूनल में तो ये बन जाता है आपका अवॉर्ड। ठीक है, तो बाकी जगह आपने क्या वर्ड यूज़ किया,
जजमेंट, जजमेंट, जजमेंट के बिहाफ पर डिक्री और जजमेंट के बिहाफ पर ऑर्डर। लेकिन जब यही डिसीजन ट्राइब्यूनल के पास आता है तो वो अवॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? अवॉर्ड कहलाता है। इसलिए जब आप आर्बिट्रेशन में जाओगे और वहाँ पे जो जजमेंट आएगा, जो डिसीजन आएगा, वो जजमेंट की वर्ड की जगह क्या बोलेंगे? अवॉर्ड पास हो गया। क्या बोलेंगे? अवॉर्ड पास हो गया। ये आपका अवॉर्ड आपको मिल जाएगा। अब जब आपका ये जजमेंट आ गया यानी अवॉर्ड पास हो गया, तो जिस तरह से ये जजमेंट है वैसे इस अवॉर्ड का रोल है। तो ऐसे केसेस अवॉर्ड के अगेंस्ट आपके पास क्या रेमेडी है? तो एक सेक्शन नंबर 34 है और एक सेक्शन नंबर आपका 37 है। दो सेक्शन आपके पास आर्बिट्रेशन में दे रखे हैं। सेक्शन 34 कहता है भैया सेट असाइड करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट असाइड करा सकते हैं। और सेक्शन 37 क्या कहता है? अपील में कर सकते हैं। तो यानी आर्बिट्रेशन अवॉर्ड, यानी अवॉर्ड नहीं मिलता है, सेटलमेंट नहीं मिलता है, तो आप बैक टू कोर्ट जा सकते हैं। क्या कहा? बैक टू कोर्ट जा सकते हैं। चाहिए अपने कोर्ट जाइए। लेकिन अगर अवॉर्ड आ गया, वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आपको लगता है अवॉर्ड देने में कोई ना कोई पार्शलिटी हुई है, कुछ पंगा हुआ है, पैसा वैसा खाया है, डिसीजन सही नहीं है, तो आप सेट असाइड में जा सकते हैं सेक्शन 34 में। और आपको लगता है कि नहीं डिसीजन हुआ पर हम सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपील का प्रोविजन है सेक्शन 34 में। बट सेक्शन 34 जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो कुछ ही चीज़ों के बारे में अपील करने के लिए कहते हैं, सभी चीज़ों में नहीं। तो हमेशा सेट असाइड का ही ऑप्शन रहता है, या तो एनफोर्स हो जाएगा या सेट असाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा प्रैक्टिकली आपका आर्बिट्रेशन एक चलता है। अब जब मैं आर्बिट्रेशन की बात करती हूँ तो इसका नाम केवल आर्बिट्रेशन है। इसका लिखा है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। एक्ट नंबर इसका 26 है। जिन एग्जाम में प्री में आता है, जैसे कि दिल्ली जुडिशरी के एग्जाम में, हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी दोनों में प्री के एग्जाम में आता है, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। तो जहाँ प्री में आता है वहाँ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और जहाँ प्री में नहीं आता है वहाँ मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होता है। राजस्थान एडीजी के अंदर ही मेन एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। टोटल पार्ट इसमें 4 है। ये वैसे ही पार्ट में डिवाइड है जैसे कि हमारा SRA है, ये वैसे ही पार्ट में डिवाइड है जैसा कि हमारा क्या बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये वैसे ही पार्ट में डिवाइड है जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस है। तो इसके अंदर टोटल 4 पार्ट हैं और टोटल सेक्शन इसमें 87 है। टोटल इसमें शेड्यूल 8 है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें भी 8 शेड्यूल थे, और नाउ आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है? 12 है, तो 8 आ गया। फिर इसकी प्रेसिडेंट ने कंसेंट दी 16 अगस्त को। कब प्रेसिडेंट ने दी कंसेंट? 16 अगस्त को। 8 दूनी 16 याद हो जाएगा, 16 डेट याद रख दो, 16 का आधा 8 कर दो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 का आधा 8। इसका जो कमेंसमेंट डेट है वो है 22 अगस्त 1996 को, क्योंकि मैंने फिर से कहा दिल्ली हायर जुडिशरी में प्री में आता है, डीजेएस के अंदर प्री में आता है, आंध्र प्रदेश में प्री में आता है, और जहाँ प्री में आता है वहाँ इसका प्री के सेक्शंस भी पता होने चाहिए। इसकी कमेंसमेंट डेट पता होनी चाहिए इसका, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एग्जाम का मतलब वो एग्जाम है, वो आपके बैरक का पहले पन्ने से लेकर लास्ट पन्ने तक कुछ भी पूछा जा सकता है। देन आता है इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया में। बट जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो 31 अक्टूबर 2019 इसमें मत लिखना, क्योंकि ये चैप्टर से पार्ट्स के कोडिंग वहाँ पे अप्लाई होता है, इसलिए पूरा आर्बिट्रेशन अप्लाई होता है। बट उसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कमर्शियल ट्रांजेक्शंस होंगे तब आपका जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होगा ये, अन्यथा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जम्मू कश्मीर में करते हैं तो उनके अपने प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे। आप देखेंगे कि इसके अंदर 4 पार्ट हैं। फिर मैंने कहा पार्ट को चैप्टर में डिवाइड करेंगे हम। फिर यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है जो आपको दिखाई भी दे रही है कि यहाँ पे आपको प्रीलिमिनरी दिखाई दे रहा है। बट ये प्रीलिमिनरी कहाँ दिखाई दे रहा है? ये जो प्रीलिमिनरी है ये आपको खाली दिखाई दे रहा है, ये किसी पार्ट में नहीं है, ये किसी चैप्टर में नहीं है। ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको? एकदम खाली दिखाई दे रहा है। तो इसको हमने बोला स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी सेक्शन 1, सिर्फ अकेला सेक्शन 1 है। क्योंकि जब आप इसका बैरक निकालेंगे और इसका सेक्शन 1 निकालो, तो सेक्शन 1 में इन्होंने चीज़ें बताई है कि भाई सेक्शन 1 कहता है मेरा नाम, शॉर्ट टाइटल क्या है, मेरा एक्सटेंट कहाँ है। वहाँ पर इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि मैं यहाँ पर जो मेरे पार्ट 1, 3, 4 है वो कब अप्लाई होंगे, क्योंकि पार्ट 2 है ना वो जेनेवा न्यूयॉर्क की बात करता है। तो पार्ट 1, 2, 3 पार्ट 1, 3, 4 कब जो है जम्मू कश्मीर पर अप्लाई होगा? तो इन्होंने कहा जब कमर्शियल मैटर का, इंटरनेशनल कमर्शियल मैटर का मैटर आएगा, अन्यथा नहीं होता है। तो ये इसलिए सेक्शन 1 इन्होंने अलग ही रख लिया। फिर आता है आपके पास पार्ट नंबर 1। तो पहला स्टार्टिंग हो गया प्रीलिमिनरी, और उसमें एक ही सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब हम चलते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 कहता है मैं हूँ आपका आर्बिट्रेशन। कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेके 43 तक। पार्ट 1A अमेंडमेंट हो गया। इसका मतलब जिस बच्चे के पास भी आर्बिट्रेशन का पुराना बैरक है उसको फेंकना ही पड़ेगा और उसको नया बैरक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा नहीं आ गई। पहले आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल था, अब आर्बिट्रेशन काउंसिल भी आ गया है। तो पार्ट 1A आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 43A से 43M,
क्योंकि समय के साथ आर्बिट्रेशन का जो है ना क्या बोलते हैं बढ़ावा हो रहा है, इसको प्रायोरिटी दी जा रही है। जिस तरह से लोक अदालतों की प्रायोरिटी है ठीक वैसे आर्बिट्रेशन की। उसका रीज़न ये है कि देखो क्रिमिनल मैटर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सिविल मैटर होते हैं वो दो पार्टीज़ के बिटवीन होता है। तो उस केस में उस मैटर को कैसे सॉर्ट आउट करें, ऐसे तो पेंडेंसी बढ़ती जाएगी, कोर्ट का कार्यभार बढ़ता जाएगा। तो उस कार्यभार को कम करने के लिए सीपीसी सेक्शन 89 कहता है कि मेरे पास 4 सोर्सेज है, आर्बिट्रेशन के पास जाओ, कंसिलेशन के पास जाओ, लोक अदालत के पास जाओ, मीडिएशन कराओ, कहीं ना कहीं तो सेट आउट करो आप। अगर एक बार अगर हो जाता है आपका सेटल हो जाता है तो मैटर खत्म करो, आगे बढ़ो। इसीलिए फिर काउंसिल भी बिठा दिया। फिर आता है पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर फॉरेन अवार्ड्स। एडीजे मेन के एग्जाम में आया था, कई बार अपन पढ़ते तो ये कौन पूछेगा। एडीजे मेन क्या बोलते हैं राजस्थान के अंदर आया था और अभी हाल ही 2025 में आया है। यहाँ पे एक आपका न्यूयॉर्क है, एक आपका जेनेवा है। आप जब इनको पढ़ोगे ना तो पहले आप इसको पढ़ो। जब अगर आपने आर्बिट्रेशन पढ़ लोगे तो सेम सेक्शंस फॉलो हो रहे हैं वहाँ पर, सिर्फ वर्ड्स चेंज है, बाकी प्रोसीडिंग सबकी सेम टू सेम है। वही अवार्ड आएगा, वही सेट असाइड का प्रोविजन होगा, वही आपका क्या बोलते हैं अपील का प्रोविजन, सेम टू सेम प्रोसीडिंग। इसलिए कभी डरो मत, पढ़ने का एक ही वे, एक बार पूरा बैरक लिख लो। आप लिखोगे आप क्योंकि बहुत ईजी है, फिर करना क्या है बस उसकी कंटिन्यूटी आपको रखनी है। तो ये आपके पास पार्ट 3 आ गया। फॉरेन अवार्ड्स की बात करता है 44 से 60 और देन आता है आपके पास कंसिलेशन। इसका तो कोई रोल ही नहीं बेचारे का। ऑर्डर नंबर 10, रूल नंबर 1A 1B 1C। कंसिलेशन में आप जाइए, आप अपने लिए किसी को चुन लीजिए, 2 लोग जब लड़ाई करते तीसरे को चुन लीजिए, वो आपका डिसीजन देगा, पसंद आए तो एक्सेप्ट करो, नहीं आए तो मना करो। अब जब आप कंसिलेशन करते हैं और आप लोग एग्री कर जाते हो तो उसको तैयार करते हो और तैयार करके जाके कोर्ट के सामने दे देते हो और कोर्ट उसके ऊपर अपनी डिग्री पास कर लेता है। वो तभी होगा जब दोनों पार्टी सहमत होते हैं। तो इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन ज़्यादा नहीं है, जबकि आर्बिट्रेशन तो पूरा लॉ है। ये तो लॉ है बट लॉ का इसका कोई ऐसा है नहीं, इसको आप मानते हो तो भी ठीक, नहीं मानते हो तो भी ठीक, दोनों के ऑप्शन कुछ नहीं है। क्योंकि इसके लिए ना तो कोई आगे अपील का प्रोविज़न है और ना ही कोई सेट असाइड का प्रोविज़न है। जबकि आर्बिट्रेशन के लिए तो है, अपील भी होती है क्योंकि वो इसको परमानेंट भी होने लग गई ना, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। और इस सब में एक अच्छी बात है, आप आर्बिट्रेशन के पास जाओ, आप कंसिलेशन के पास जाओ, आप आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास जाओ, वहाँ पे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग दोनों पार्टी जो कुछ भी बोलेगी वो वहीं ही रहेगा। यदि वहाँ आपकी बात नहीं बनती है तो आप अपना मैटर लेकर कोर्ट में जा सकते हो। तो उस ड्यूरिंग जो भी आपकी बात हुई है उस बात पर किसी तरह का कोई भी जो है वो बात को एविडेंस में कोर्ट में यूज़ नहीं करेंगे। कितनी अच्छी बात हो गई भाई। आप गए इनके पास तो दोनों पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी, सब कुछ अपना अपना बोला, बोलने के बाद मैटर नहीं बना, वापस कोर्ट जाओगे तो उस समय जो कुछ आपने बोला वो एज ए एविडेंस में कहीं यूज़ नहीं किया जाएगा। इन कंसिलेटर को एज ए विटनेस के रूप में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो काम ही यही ना, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कराना, दोनों की बात बन जाए तो मैटर सॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है, और देन आता लास्ट पार्ट नंबर 4 और वो कहता मैं हूँ आपका सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कहीं छूट गई है तो इस पर डाल दिए 82 से 87। आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसा कि पार्ट 1 आर्बिट्रेशन, तो मेन रोल किसका, आर्बिट्रेशन का। अब जमाना किसका गया, आर्बिट्रेशन का। तो यहाँ पर टोटल 10 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 कहता है आपका सबसे पहले जनरल प्रोविजन 2 का 6, सेक्शन 2 से 6 है। यदि कभी भी कोई भी पर्सन जो है आर्बिट्रेशन में 2 के 6 में मैंने डेफिनेशन बता रखी है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं, सोल आर्बिट्रेटर्स हो सकता है, इवन होगा या ऑड नंबर होगा, वो सारी चीज़ें बताता है आपको। ठीक है, थर्ड पार्टी कौन होगी, आपका क्या बोलते हैं इसमें क्या बोलते हैं आपका लीगल क्या बोलते हैं लीगल एयर कौन हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, मतलब सीपीसी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेशन वो यहाँ पर भी मिलेगी। तो आप देखेंगे सेक्शन 2 के अंदर 2 का सबसेक्शन 1 आपको क्या क्या कहता है, आर्बिट्रेशन का मतलब है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या है आपका, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन क्या है, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल क्या है, कोर्ट की डेफिनेशन क्या है, इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट क्या है, ये ना इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है ना, इसका डिस्प्यूट, ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है। ये एडीजे राजस्थान में भी आया था हाल ही में, एक ये आया था, एक जेनेवा वाला आया था। 2 क्वेश्चन आए थे, शॉर्ट नोट आते हैं उसमें आए थे। फिर उसके अंदर आता है आपके पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पूरी कॉपी पेस्ट है सीपीसी के सेक्शन 2 के 11 का। फिर पार्टी कौन होती है, पार्टी की डेफिनेशन यहाँ पर भी, पार्टी की डेफिनेशन पता आपको और कहाँ पढ़ने को मिलेगी, जब आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे वहाँ पे थर्ड पार्टी आती है, यहाँ पे केवल पार्टी आती है। फिर वही प्रिस्क्राइब्ड है, फिर आपके वही रेगुलेशन है। फिर आता है सेक्शन 2, यहाँ स्कोप की बात करता है। अब अपने पास आर्बिट्रेशन भी अलग अलग होते हैं, डोमिशियल आर्बिट्रेशन भी होते हैं। ठीक है, तो फिर सेक्शन 3 कहता है कि जब आपको आर्बिट्रेशन में जाना होता है तो सामने वाले को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपको। फिर सेक्शन 4 है ना, वो बड़ा काम का है। सेक्शन 4 कहता है कि एक पार्टी आर्बिट्रेशन में जाना चाहती है, दूसरी को भी बुलाएगी। अगर दूसरी पार्टी को आर्बिट्रेशन में नहीं जाना है तो उसे ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा कि मैं इस मैटर को आर्बिट्रेशन में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि आर्बिट्रेशन की सबसे पहली शर्त यह है कि दोनों पार्टी की कंसेंट होना जरूरी है।
क्योंकि देखो कोर्ट जाएगा एक आदमी, दूसरे के कंसेंट नहीं तो कोर्ट बुलाएगा, लेकिन आर्बिट्रेशन में दोनों की कंसेंट मैंडेटरी है। सिर्फ एक आदमी अगर आर्बिट्रेशन में जाता है और दूसरा डिनाई कर देता है तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं होगी, वो वहीं पर ही कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 4 कहता है कि अगर वो डिनाई नहीं करता है, इट्स मीन उन्हें अपने ऑब्जेक्शन के राइट को वेव कर दिया है, अब उसको आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। फिर सेक्शन 5 कहता है कि जुडिशरी क्या इसमें इंटरफेयर कर सकती है। भैया जब आपने पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट ही बना दिया तो क्यों जुडिशरी इंटरफेयर करेगी? नहीं करेगी। अब मैंने आपसे कहा कि आर्बिट्रेशन भी दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट आर्बिट्रेशन होती है और एक टेम्पररी होती है। जो टेम्पररी होती है तो टेम्पररी जब तक पूरी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी तो उस दौरान हमें जो भी किसी पार्टी को बुलाना है, कोई एविडेंस मंगाना है, कोई डॉक्यूमेंट लाना है, कोई इंट्रीम ऑर्डर देना, तो कैसे दोगे? तब तो कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब परमानेंट आर्बिट्रेशन बन जाता है तो फिर जुडिशरी का इंटरफेयर नहीं होता है। तो सेक्शन 5 हमें 3 चीज़ें बताता है कि सेक्शन नंबर 9 में, सेक्शन नंबर 27 में और सेक्शन 37 3 ऐसी जगह हैं जहां पर जुडिशरी का इंटरफेयर होगा, बाकी इस पूरे आर्बिट्रेशन एक्ट में इंटरफेयर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इस 3 सेक्शन आप लिख लीजिए कि जहां जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 27 और सेक्शन नंबर 37। सिर्फ ये 3 ही सेक्शन हैं जहां पे जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है, अन्यथा जुडिशरी को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस आर्बिट्रेशन एक्ट की, और सबसे बड़ी बात आर्बिट्रेशन एक्ट की यह है कि इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट इंटरफेयर नहीं करता। कैसे पता चला? भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंटरफेयर नहीं करता। पता है कैसे पता चला? पता चला कि सेक्शन नंबर 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्लियर लिखा हुआ है मैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता। तो आर्बिट्रेशन का सेक्शन नंबर 19 भी कहता भैया मेरे इंडियन एविडेंस एक्ट में मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे मैं अप्लाई नहीं होता। और तो और सीपीसी भी इस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब देखिए एक बार निकालिए, सभी जने आपके पास डायरेक्ट होगा, सभी जने सेक्शन 19 निकालो, क्योंकि ये अपने प्री के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 19 जब आप देखेंगे और 19 का जब आप देखेंगे सब सेक्शन 1 क्लियर लिखा है सीपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बाउंड नहीं होगी। इसका मतलब इसकी अपनी खुद की पर्सनल एंटिटी है, या अपना खुद का काम कर सकती है, ना तो इंडियन एविडेंस एक्ट इस पर अप्लाई इंटरफेयर करेगा और ना ही इसके अंदर जो है सीपीसी, क्योंकि दोनों से बाउंड नहीं है, ये अपना खुद का प्रोसीजर खुद फॉलो करेगा। तो कितनी मतलब एकदम फ्री हैंड लॉ है ये कि अपना काम खुद करेगा, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करती। ये 3 इंटरफेरेंस क्या है? सेक्शन नंबर 9 कहता है कि जब भी आपको विटनेसेस बुलाने हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं, तो उस समय तो मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी ना। अब आप आर्बिट्रेटर्स, क्योंकि परमानेंट तो है ही नहीं, जैसे मान लीजिए मेरा वैशाली भी डिस्प्यूट हुआ तो हम दोनों ने क्या किया, प्रिया को अपॉइंट कर लिया, तो प्रिया हमारी आर्बिट्रेटर होगी, तो प्रिया के कहने पे कौन आएगा? तो ऐसे केसेस में हमें जुडिशरी की मदद लेनी पड़ती है। और जब डिसीजन आता है तो सेक्शन 37 बताता है अपील के प्रोविजंस कि क्या, क्योंकि आर्बिट्रेशन के अवार्ड में अपील का प्रोविजन है, कंसिलेशन में अवार्ड का प्रोविजन नहीं, क्योंकि कंसिलेशन में जो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज डिग्री कहलाती है, उसकी अपील तो होती ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आता है आर्बिट्रेशन के अंदर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 कहता है मैं कौन हूँ भाई, मैं क्या काम करूँगा, जनरल प्रोविजन है। तो हो गया आपका सेक्शन 2, 3, 4, 5 और सेक्शन 6 कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प दे दो, पैसे तो देने पड़ेंगे, बिना पैसों के काम नहीं करेगा। सिविल नेचर में जितने भी कानून है उन सब की एक ही क्वालिटी, वो बिना पैसों के काम नहीं करती है। देन आता है आपके पास चैप्टर 2 आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, क्योंकि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं। कैसे पता चला? आपको पहले से पता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 28 कहता है कि आपको लीगल प्रोसीडिंग के लिए बैन नहीं किया जा सकता है, लेकिन पार्टी चाहे तो आर्बिट्रेशन क्लोज डाल सकती है। तो जब आपके पास अग्रीमेंट में पहले से ही जब भी सिविल मैटर होते हैं, सिविल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस पर पहले से अभी एक नया 2025 में बैठे हैं तो आप पहले से लिख ले जाते तेरे मेरे बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम भागे भागे पहले आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। तो एक क्लोज तो पहले से होता है और एक क्लोज पे आप बाद में भी अग्रीमेंट कर सकते हैं, डिस्प्यूट होने के बाद भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रोविजन है। तो आता 7 to 9। देन आता है चैप्टर नंबर 3। अब देखो जनरल प्रोविजन आ गया, आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आ गया। अब क्या कहेंगे? तो 3 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। सेक्शन नंबर 11, जिसने सेक्शन 11 पढ़ लिया उसने सारा काम कर लिया, क्योंकि आज के दिन 2025, 2024, 2023, 2022 सुप्रीम कोर्ट के आप आर्बिट्रेशन की जितने भी जजमेंट है उठा के पढ़ना, क्योंकि दिल्ली वालों आपके तो आर्बिट्रेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 90% तो आपके प्रैक्टिसिंग से ही आते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट से ही आते हैं। तो वहाँ पे सेक्शन 11, क्योंकि अपने आप में बहुत लेंथी है और वहाँ सेक्शन 11 में सारा प्रोसीजर दिया हुआ, उसी पर ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ये जो अवार्ड पास किया गया है ये प्रॉपर आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही सही नहीं था। यानी आर्बिट्रेशन अवार्ड को कैंसिल करने का सबसे पहला रीज़न, और वो है सेक्शन 11, तो वो रट्टा हुआ होना चाहिए। तो ये आता कंपोजिशन सेक्शन 10 से 15। ये सेक्शन 10 से 15 सारा काम कर लेगा, आपको अपॉइंट भी कर लेगा, आपको ले आएगा, आपसे काम भी करा देगा, जरूरत पड़े तो आपको निकाल भी लेगा, आपकी जगह नया भी बंदा ले आएगा।
मतलब इन और आउट सबके कुछ सब यहाँ हैं। जिस तरह से अपन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे सेक्शन 31 से 38 है ना, पार्टनरशिप इन पार्टनर आउटगोइंग और इनकमिंग पार्टनर, बिल्कुल ये आउटगोइंग और इनकमिंग हमारे क्या है आर्बिट्रेटर्स हैं। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ जनरल प्रोविजन, 2 कहता मैं अग्रीमेंट करूँगा, 3 कहता कॉम्पोजिशन करूँगा। चैप्टर 4 कहता भैया कॉम्पोजिशन का जुरिस्डिक्शन, कौन से मैटर सुनेगा कौन से मैटर नहीं सुनेगा, क्योंकि जोधपुर के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या हम दिल्ली के आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, वो जुरिस्डिक्शन तो उनका भी होगा कि नहीं होगा। तो सेक्शन 16 और 17 बताता है जुरिस्डिक्शन, क्या आप कौन से मैटर सुन सकते हो और कहाँ पे सुन सकते हो। देन आता है चैप्टर नंबर 5 कहता है कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। अब प्रोसीडिंग शुरू होगी, आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे, सीपीएससी एविडेंस अप्लाई नहीं होंगे, प्लेस डिसाइड होगा, डेट डिसाइड होगी, सब कुछ डिसाइड होगा, आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। सेक्शन 21 अपने आप में एक प्री का सवाल है और आरजीएस में आया हुआ भी है, क्योंकि पहले आरजीएस 2015 से 2018 तक आर्बिट्रेशन कोर्स में था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग किस दिन से स्टार्ट हुई मानी जाएगी। तो सेक्शन 21 बताता है कि जिस दिन हम आपको इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं उसी दिन से काउंटिंग मानी, जिस दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस दिन से काउंट हुई मानी जाएगी। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 6 मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। चलो भाई फाइनली आर्बिट्रेशन अवार्ड बना देते हैं, अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो बना के प्रोसीडिंग को खत्म करते हैं, क्योंकि खत्म तो करना पड़ेगा। तो सेक्शन 31, 32 और 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 33 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा आर्बिट्रेशन अवार्ड बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपकी रह गई है तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं अमेंडमेंट की, ठीक वैसे ही जैसे कि सीपीसी ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 9। सीपीसी का ऑर्डर 8 रूल 9 क्या कहता है, सप्लीमेंटल प्लीडिंग की बात करता है। तो यहाँ पर भी आपको अमेंडमेंट कराना आप करा सकते हो, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेन के एग्जाम के लिए। देन आता है चैप्टर नंबर 7 कहता है रिकॉर्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड्स। ये देखो क्या नाम लिखा, रिकॉर्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड्स, सिंपल भाषा में लिखो सेट असाइड। क्या लिखेंगे इसको, सेट असाइड। तो जो यहाँ पे आपका फाइनल डिसीजन हो आपको लगता है सही नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप सेट असाइड कर सकते हैं। और मैंने सेट असाइड वर्ड को ऐसा हाईलाइट क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये अपास्त करना जो शब्द हैं वो आपके डिक्शनरी में है। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 कितनी बार पढ़ा सीपीसी में, भाई सीपीसी याद है तो सेट असाइड हमारा फेवरेट प्रोविजंस बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या कहता है कि सेट असाइड कर सकते हैं, तो शॉर्टकट में लिख दो सेट असाइड। ऐसे हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे हम बीएनएस की बात करती हूँ तो वहाँ फॉल्स एविडेंस की बात करते हैं, तो वो अलग टॉपिक है, तो अपन लिखते थे उसको फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना, फॉल्स एविडेंस देना। ठीक वैसे अनलॉफुल असेंबली वाला है, पब्लिक ट्रांकुलिटी वाला, उसको भी हम चेंज करके लिखते हैं, सिंपल सी अनलॉफुल असेंबली लिख दो। तो बहुत सारे, जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, उसका भी बहुत लंबा छोटा नाम लिखा था, हम शॉर्टकट में उसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं। तो कहीं ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको लोकल लैंग्वेज में बोलचाल में हम कुछ और बोलते हैं, लिखा हुआ कुछ और, तो इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख देंगे, सेट असाइड का। तो सेक्शन 34 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, किसी भी जुडिशरी के मेन एग्जाम में जाते हो, क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत सारे केसेस है इसमें, लीडिंग जजमेंट बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो सेक्शन नंबर 8 चैप्टर 7 कहता है सेट असाइड का सेक्शन 34। फिर आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या कहता है, फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। फाइनली सेक्शन 35 में आपका फाइनल होता है और 36 में एनफोर्स कराते हैं। सेक्शन 36 में अमेंडमेंट हुआ, मैंने अभी आपको बताया। तो आरजीएस 2018 में मैंने आपसे कहा हमारे कोर्स में हुआ करता था, 16 में था। तो आरजीएस 2016 में सेक्शन 36 से 8 नंबर का क्वेश्चन आया, 8 मार्क्स का, और क्वेश्चन ये था अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 36 क्या था, अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 36 क्या है। अब ऐसा क्वेश्चन मतलब अनुमान ही नहीं लगाता स्टूडेंट के, यार ये कौन पूछेगा। तो ये सारे हुए, ये आर्बिट्रेशन हुए, ये पूछ लेते हैं अमेंडमेंट से पहले क्या था, क्योंकि चीज़ें बदलती है, बदलती तो पता होनी चाहिए। तो इसलिए आपको आर्बिट्रेशन एक्ट जिनके कोर्स में उनको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको आर्बिट्रेशन पढ़ना 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के एग्जाम के लिए, मेन के एग्जाम के लिए, और कल को आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों का नॉलेज। आप जब भी कोई कानून पढ़ो 3 नॉलेज के साथ ही आपको पढ़ना है। तो आता है आपके पास सेक्शन 35 से 36। देन आता है चैप्टर नंबर 9 के था अपील, सेक्शन 37। सेट असाइड का भी एक ही सेक्शन है और 37 में भी एक ही सेक्शन है। यहाँ पर अपील कहाँ होगी, अब देखिए इतना बड़ा कानून पढ़ रहे हैं, इस पूरे कानून में होने के बावजूद भी एक चीज़ नोट की, अपील का तो जो क्राइटेरिया वो कोर्ट के पास ही रहेगा। यहाँ की अपील भी कोर्ट के पास होगी, उसके लिए आर्बिट्रेशन का खुद का कोई अलग से हेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अपील कर सकते हैं। और देन 10 मिसलेनियस, जहाँ भी जाओ आपको मिसलेनियस मिलता है या प्रीलिमिनरी मिलता है। मिसलेनियस 38 से 43। इस 38 से 43 में भी 2 सेक्शन बहुत काम के, एक तो आपकी डेथ हो जाती है पार्टी की तो क्या होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, और सेकेंड यहाँ पर भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है।
यदि दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसका लिमिटेशन पीरियड वही होगा जो लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है, क्योंकि ये एक्ट बन गया। ये एक्ट कैसा हो गया, ये तो स्पेशल एक्ट दिख रहा है आर्बिट्रेशन, ये कोई सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ये कोई प्रोसीजर लॉ नहीं है, बट इसके जो प्रोविजन से प्रोसीड करता है सीपीसी के थ्रू, मतलब सीपीसी जो भी सिविल लॉ होते हैं वो सीपीसी के थ्रू होते हैं, तो इनके लिए भी सबके लिए अपना अपना लिमिटेशन पीरियड थोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है लिमिटेशन, वो लिमिटेशन एक्ट ही अप्लाई होता है। तो आप देखना जितने भी माइनर एक्ट होते हैं जो सिविल नेचर के, वो खुद ही लिख देते हैं। जैसे आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन लॉ। तो आप बहुत सारे कानून को आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो एक प्रोविजन दे देते हैं ये ऐसा चलेगा जैसे कि अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट, तो लिमिटेशन अप्लाई हो जाएगा। तो 10 चैप्टर्स है। अब आप खुद देखो चैप्टर्स पढ़ते हो आपको लगा सबसे पहले जनरल प्रोविजन आया, आ गया, फिर एग्रीमेंट कर दिया, फिर कॉम्पोजिशन होगा, फिर जुडिक्शन आ गया, फिर क्या प्रोसीडिंग की, कर ली, प्रोसीडिंग होने के बाद क्या किया, अवार्ड बना दिया, अवार्ड सही नहीं लगा तो सेट असाइड कर दिया, सेट असाइड नहीं हुआ तो फाइनल कर दिया, फाइनल होने के बाद अपील कर मिसलेनियस। अब देखो ना आपका कानून बना हुआ ही ऐसे है कि आप खुद इसको वन बाय वन खुद ही बोल सकते हो, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर को फॉलो करते ही कानून बनते हैं। ऐसे कोई बीच में ला के थोड़ी चिपका देते हैं, वैसे ही बनते हैं। अब चलते हैं आगे अपने पार्ट नंबर 1A। जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट 1 अब नया जुड़ गया है 43A से 43M। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप मेन के लिए पढ़ सकते हैं। और देन आ गया आपके पास 2 न्यूयॉर्क आ गया 44 से 52 और आ गया जेनेवा 53 से 60, जो कि इन दोनों को शॉर्ट नोट पे पूछा गया था BIDG के एग्जाम में। कंसिडरेशन अब सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप एक आर्बिट्रेशन पढ़ लो तो इसी का आधा प्रोसीजर आपको यहाँ मिलेगा, इसी का आधा प्रोसीजर आपको यहाँ मिलेगा, और इसी के प्रोसीजर को थोड़ा लाइटली करते हुए हल्का बनाते हुए आपको यहाँ मिलेगा। सब कुछ सेम टू सेम है, बस सेक्शंस इतने हैं कि आपको रटने पड़ेंगे। और लास्ट आता सप्लीमेंटल प्रोविजन। तो आज हम लोगों के क्लास में आर्बिट्रेशन की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जो कि प्री प्लस मेन प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ADJ के लिए और दिल्ली जुडिशरी के लिए। तो आप लोग केवल आर्बिट्रेशन की क्लास लेना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका एक सिंगल फीस आप पे कर सकते हैं। आपको अगर फाउंडेशन बैच लेना है किसी भी स्टेट का, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, क्लास की डिटेल के लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।